नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने भारत के वैधानिक इतिहास में मुस्लिम कालखंड के अध्याय पर चर्चा किया था और इस भाग में हम चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश कालखंड के वैधानिक इतिहास की। सन 1612 ईस्वी में जहांगीर द्वारा उसके पक्ष में दी गई वाणिज्यिक छूट की छोटी सी भूल ने भारतीय साम्राज्य के उत्तराधिकारियों को बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दिया। दक्षिण में राजा चंद्रगिरी ने भी 1639 ईस्वी में वही भूल की और पूरब में राजकुमार आज़िमुश शान ने सन 1698 ईस्वी में यही भूल की। 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग यूरोप के कुछ देशवासी भारत में व्यापारी बनकर आए। सन 1498 ईस्वी में वास्को द गामा नामक एक पुर्तगाली ने मालाबार के समुद्री तट पर कालीकट में भारत की धरती पर अपना कदम रखा। इस क्षेत्र में डच पहले आए और अंग्रेज व्यापारी ने उनका अनुकरण किया। यूरोप वासियों द्वारा जब भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्रों को स्थापित किया गया, तब मुगल बादशाहों की शक्तियां अपने चरम उत्कर्ष पर थीं। 17वीं शताब्दी में इन विदेशी व्यापारियों की शुद्ध व्यापारिक प्रवृत्ति उस समय भारत में प्रचलित स्थितियों के अनुकूल थी, परंतु भारत में 18वीं शताब्दी में मुगलों की शक्ति के क्षीण होने के साथ साथ महानुभवों यानी नोबल्स और प्रमुखों यानी चीफ्स ने अपना पृथक साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियों ने भी उन साम्राज्यों की शक्ति के आधार पर उन स्थानीय साम्राज्यों के बीच हुए युद्धों में उनका पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अंत में सर्वोपरि और विजयी रही। उसने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और भारत में अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। दिसंबर 31, 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी के पक्ष में एक राजपत्र जारी किया, जिसके द्वारा एशिया और अफ्रीका के देशों और उनके भागों में और पूरब के भारतीय देशों में और उनसे 15 वर्षों की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को निगमित किया गया कि यदि उनके द्वारा किया जा रहा व्यापार फायदेमंद नहीं रहा तो 2 वर्षों की सूचना पर उस पर फिर से अवधारण किया जा सकता है। इस तरह वह कंपनी पूरब के भारतीयों से व्यापार करने के आत्यांतिक विशेषाधिकार से मुक्त एक विधिक व्यक्ति बन गई। उसी राजपत्र यानी चार्टर के द्वारा उस कंपनी और उसके सेवकों के लिए अच्छी सरकार देने के लिए और उनके विरुद्ध किए गए अपराधों को देश की विधियों, कानूनों और रूढ़ियों के अनुसार दंडित करने के लिए उपविधियों, अध्यादेशों आदि के निर्माण की भी शक्ति प्रदान की गई। सन 1600 ईस्वी के चार्टर के उपबंध केवल व्यापार से संबंधित थे और वे भारत में अधिराज्य की स्थापना के लिए आशायित नहीं थे। कंपनी को विधायी प्राधिकार केवल इसीलिए दिया गया था ताकि वह अपने स्वयं के कारोबार को विनियमित और अपने सेवकों के बीच अनुशासन को बनाए रख सके। तारीख 31 मई 1609। जेम्स प्रथम ने कंपनी के पक्ष में एक नया चार्टर जारी किया, जिसमें शाश्वतता के साथ उसके विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया, परंतु उसे इस परंतुक के अधीन रखा गया कि 3 वर्षों की नोटिस के बाद उनको वापस लिया जा सकता है। कंपनी को उसके उन सभी विशेषाधिकारों, शक्तियों और अधिकारों के उपभोग को बनाए रखने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया गया, जो कि उसके पक्ष में उसके पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वारा सन 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा मंजूर किया गया था। 14 दिसंबर 1615 ईस्वी को सम्राट ने कंपनी को अपने कप्तानों के लिए
ऐसे कमीशनों को जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जो इस शर्त के अधीन कार्य करता कि बड़े अपराधों के मामले में, जैसे कि हत्या और सैन्य विद्रोह, कंपनी के 12 सेवकों का एक जूरी मंडल अपना निर्णय देगा। कंपनी को यह शक्ति इसलिए दी गई ताकि वह यात्रा के दरमियान जहाज पर अनुशासन बनाए रख सके। ऐसे ही कमीशन के अधीन 28 फरवरी 1616 ईस्वी को सूरत बंदरगाह पर रुके हुए चार्ल्स जहाज के बोर्ड पर ग्रेगरी लैलिंगटन का दंडिक विचारण किया गया था। लैलिंगटन ने सूरत के नज़दीक हेनरी बार्टन नामक एक अंग्रेज को मार डाला था। इन शक्तियों से न्यायस्थ होकर अंग्रेज लोग बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और सन 1612 ईस्वी में सूरत में बस गए। उस समय भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर सूरत व्यापार और वाणिज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। अपनी शक्ति को मजबूत बनाने और सुविधाओं को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कंपनी के निदेशकों ने मुगल बादशाह से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। सन 1618 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो को बादशाह का अनुग्रह प्राप्त करने में सफलता मिल गई और अंग्रेजी कंपनी ने मुगल बादशाह के साथ एक संधि भी कर ली। मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर दिया और यह आदेश भारतीय विधिक इतिहास की एक युगांतरकारी घटना के रूप में साबित हुआ, क्योंकि उस आदेश के माध्यम से अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह से विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो गए। इस आदेश में जो व्यवस्थाएं थीं वो इस प्रकार थी। पहली, कंपनी के सेवकों के बीच के विवाद का विनियमन उनके स्वयं के अधिकरणों द्वारा होगा। दूसरी, अंग्रेज लोग अपने खुद के मजहब का और कंपनी के प्रशासन में अपनी स्वयं की विधियों का उपभोग करेंगे। तीसरी, ऐसे विवादित मामले में जिनमें अंग्रेज और हिंदू या मुसलमान पक्षकार हैं, स्थानीय देशी प्राधिकारी अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे। चौथी, सुसंगत स्थान पर मुगल गवर्नर अथवा काजी अंग्रेज़ों की हर तरह की क्षति और दमन से रक्षा करेंगे। इस सुसंगत समय पर सूरत फैक्ट्री के अंग्रेज 2 भिन्न प्रकार की विधियों के अधीन जीवन यापन कर रहे थे। कुछ मामलों में तो वे भारतीय विधि के उपबंधों के अधीन थे और कतिपय अन्य मामलों में वे अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होते थे। सन 1635 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कार्टेन को कार्टेन एसोसिएशन के नाम पर पूरब के भारतीयों से व्यापार के प्रयोजन से एक नए व्यापारिक निकाय को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। सन 1657 ईस्वी में सर ओलिवर क्रोमवेल ने एक नए चार्टर को मंजूर किया जिसमें विभिन्न संयुक्त स्टॉकों को मिलाकर एक संयुक्त स्टॉक बना दिया गया। इस चार्टर ने कार्टेन एसोसिएशन को पुरानी कंपनी को भी मिलाकर एक बना दिया और दोनों के बीच की पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में कंपनी अभूतपूर्व समृद्धि के दौर से गुजरने लगी। सन 1660 ईस्वी का वर्ष कंपनी के इतिहास में एक अन्य करवट बदलने वाला समय साबित हुआ। इसके बाद कंपनी को फिर से अपनी समृद्धि के एक नए रूप में प्राप्ति हुई और वह यह थी कि उसका विशुद्ध व्यापारिक रूप बदलकर एक क्षेत्रीय शक्ति बन गया। सन 1600 ईस्वी के प्रथम चार्टर द्वारा कंपनी की विधान निर्मात्री शक्ति को 2 शर्तों के अधीन रखा गया। पहली शर्त यह थी कि उसके द्वारा निर्मित विधान के उपबंध इंग्लिश विधि का विरोध नहीं करेंगे, चाहे वह सांविधिक हो अथवा रूढ़िजन्य, और दूसरी यह कि वे युक्ति युक्त होंगे। यह शक्ति यद्यपि बहुत कम थी, फिर भी जॉयस अपनी एक किताब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1984 में यह लिखते हैं कि इससे एक नई विधिक व्यवस्था का प्रारंभिक बिंदु तैयार हो गया। कंपनी की गतिविधियों में चूंकि वृद्धि हो चुकी थी, इसलिए सन
1661 ईस्वी का चार्टर कंपनी के पक्ष में जारी किया गया और पहली बार इंग्लैंड की विधियों को भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तनीय बनाया गया। ये शक्तियाँ धीरे धीरे विकसित होती गईं और कंपनी के परिक्षेत्र को सरकार के रूप में परिवर्तित कर दिया। यदि इन दोनों चार्टरों की तुलना की जाए तो यह देखा जा सकता है कि सन 1661 ईस्वी के चार्टर द्वारा किसी फैक्ट्री के गवर्नर और उसकी काउंसिल को बहुत ही व्यापक शक्ति प्रदान की गई थी। सन 1661 ईस्वी के चार्टर का प्रयोजन कंपनी के परिक्षेत्र के लिए कंपनी को एक सरकार में विकसित करना था और कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों में एक न्याय व्यवस्था स्थापित करनी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ब्रिटिश कालखंड के वैधानिक इतिहास का ये पहला भाग था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे ब्रिटिश कालखंड के वैधानिक इतिहास पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।